AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसा करंट जिसका टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, ठीक है ना। तो मतलब AC वो करंट होता है जिसका टाइम के साथ साथ क्या चेंज होता है, आप बोलोगे वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होता हो और डायरेक्शन भी चेंज होती हो, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है DC क्या होता है जी, DC वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन वैल्यू में भी चेंज, वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज चल जाएगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। द करंट विच फ्लो विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसा हो, कांस्टेंट, लेकिन चेंज भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, ठीक है ना। अगर कोई तुमसे कहे कि ये जो करंट है ये AC है DC है, तो आप बोलोगे DC, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, मतलब जैसे नीचे पहुंचा, ये अगर ये नीचे पहुंचा तो आप बोलोगे कैसा है, AC करंट है, ठीक है ना। तो AC वो जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की दोनों चेंज हो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड AC। और जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज हो चलेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, कह रहा एज वी नो इंड्यूस्ड AC EMF इज इन अ कोयल, इतना होता है। ये हमने कहाँ सीखा, हमने सीखा EMI में, ठीक है ना। EMI में हमने क्या सीखा कि E बराबर होता है E नोट साइन ओमेगा T, ठीक है ना। इंड्यूस्ड EMF कैसे सीखा, आप बोलोगे E बराबर होता था NBA ओमेगा साइन ओमेगा T, याद है ना EMI का भी, ठीक है ना, कल तो टेस्ट दिया था। तो आप बोलोगे जी ठीक है, E अगर ये होता है तो I बराबर होता है E अपॉन R, तो I बराबर हो गया E नोट साइन ओमेगा T अपॉन R, हाँ है ना। तो E नोट अपॉन R क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा T, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए E की इक्वेशन क्या हो गई जी, E की इक्वेशन ये हो गई, I की इक्वेशन ये हो गई, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा ये I क्या है, आप बोलोगे अभी रुको, ये I नोट क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है ना। और ये I क्या है, आप बोलोगे जो I है करंट है इस T टाइम पे, इस टाइम T पर, इस टाइम T पर ये करंट है I। तो जब किसी टाइम पर कोई करंट होता है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, समझे कि नहीं समझे, किसी एक मोमेंट पर, किसी एक इंस्टेंट पर, समझे कि नहीं समझे, पक्का। तो किसी एक इंस्टेंट पर जो करंट हो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब मुझे ये बताओ ये E क्या है, ये इंस्टेंटेनियस EMF, ये E नोट पीक वैल्यू ऑफ EMF, साइन ओमेगा T, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, T इज द टाइम। चलो जी ठीक है। नोट में मैंने क्या कहा, नोट में कह रहा कि करंट वेरी साइनोसोडली विद टाइम इज कॉल्ड AC। जो साइनोसोडली मतलब साइन का ग्राफ होता है ऐसा, जो साइन के कर्व के हिसाब से चले, ठीक है ना, उसे बोलते हैं साइनोसोडियल, ठीक है। तो AC भी ऐसा ही होता है, ओके, इसीलिए AC का सिंबल ये होता है, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि I नोट भी एम्पलीट्यूड है, E नोट भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। चलो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ये समझे कि नहीं समझे, कौन से वाला, ये वाला पूरे वाला जो है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है, ये दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, इट मीन्स पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड एक बात है। टाइम पीरियड एक साइकिल में लगा समय, ठीक है ना, एक कंप्लीट साइकिल में लगा टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है ना। जैसे कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी हुई, 50, तो फ्रीक्वेंसी हुई 50, ठीक है ना। अच्छा जी, कह रहे वी नो दैट टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम आएगा इधर, वेलोसिटी आएगी, तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल और अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। देखो टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यहाँ काम किस में हो रहा, एंगल में हो रहा, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कैसा, एंगुलर, और वेलोसिटी भी कैसी, एंगुलर। तो भाई साहब हम जानते हैं v बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 पाई r अपॉन t, हाँ कि नहीं, ये लीनियर में है, और एंगुलर में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 पाई अपॉन t। तो t बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये इधर, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। इस हिसाब से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। समझ में आ गई बात तुमको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड, एक साइकिल में कितनी, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड। तो ठीक है, अब मैं तुमसे कहूँ एक साइकिल में, सॉरी एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार बल्ब जलता है और बुझता है, आप बोलोगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो, तो 50 बार ऐसा होता है, 50 बार जलेगा तो 50 बार बुझेगा, ठीक है ना। तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 50। तो एक सेकंड में मान ले किसी ने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, एक सेकंड में 4 मार दिए,
तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 4, किसी ने 8 मार दिए तो आप बोलोगे 8 फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट, 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट, ठीक है ना। उसके बाद कहता है एफ बराबर क्या होता है, एफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या निकाला था 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया फ्रीक्वेंसी। तो आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा बराबर क्या होता है, ये रहा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो आप कह सकते हो कि ओमेगा की जगह क्या रख दोगे, 2 पाई रख दोगे, ये रहा 2 पाई अपॉन टी रख दिया ओमेगा की जगह, ठीक है ना। तो आप इसे भी कह सकते हो, और 1 अपॉन टी, मेरी निगाह से देखो इसको, ये आपको 1 अपॉन टी नज़र आएगा, ये इंटू 1, और ये 1 अपॉन टी ना बन गया, और 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। समझे कि नहीं समझे। तो अब से तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला ये हो गया, आई बराबर होता था आई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा की जगह क्या आया 2 पाई एफ इंटू टी। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, और इसे देखो 2 पाई अपॉन टी को आप कैसे लिख सकते हो, 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है ना। नोट में मैंने कुछ बात लिखी है, एन ए सी करंट इज पॉजिटिव फॉर फर्स्ट हाफ, ये बात तो लाजमी है। जैसे देखो ये आपके ए सी हो गया, पहली हाफ साइकिल ये रही, इतनी साइकिल के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव। जो इतनी हाफ साइकिल है ये, अगर देखा जाए तो ये वाला इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इसके लिए इतना पॉजिटिव, इसके लिए इतना नेगेटिव, तो नेट वैल्यू कितनी हुई, 0। तो कह रहा है ए सी इज पॉजिटिव फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल एंड इक्वल नेगेटिव फॉर सेकंड हाफ साइकिल। समझे कि नहीं समझे, पहले हाफ के लिए क्या है पॉजिटिव फर्स्ट हाफ के लिए, ठीक है ना, और दूसरे हाफ के लिए क्या है इक्वल उतना ही नेगेटिव है। तो एक साइकिल में मीन वैल्यू कितनी है, एवरेज वैल्यू कितनी है, 0। समझ में आ गई बात तुमको, कल बताया था मैंने तुमको। हमारे हाउस होल्ड में जो आ रहा है, हमारे हाउस होल्ड में सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज़ की, ठीक है ना, ओके। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज़ 0। ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पहली साइकिल में क्या होता है, आप बोलोगे ऐसे एक साइकिल कंप्लीट हुई तो इसका जो फर्स्ट हाफ है ये हुआ पॉजिटिव एंड सेकंड है उतना ही नेगेटिव। तो नेट वैल्यू क्या होगी, आई एवरेज कितना हो गया 0, आई एवरेज कितना हो गया 0। ये बात क्या आप प्रूफ कर सकते हो, आप बोलोगे हाँ जी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए ज़रा अब आप ये बोलोगे कि ज़रा हमें ये बताओ कि आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ है ना, एट एन इंस्टेंट। भाई एक मेरी साइकिल, मैंने एक वो लिया करंट लिया, एसी करंट था मेरा ये वाला, इसमें मैंने इस इंस्टेंट पे बात करी, इस इंस्टेंट पे, तो आपने कहा जी कर लो इस इंस्टेंट पे। अगर मैं तुमसे कहूँ छोटा सा इंस्टेंट है, एक छोटा सा इंस्टेंट, कोई भी चीज़ वेरी कर रही है ना, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मैंने कहा मुझे एक मोमेंट बता, एक मोमेंट पे क्या तेरी उस वक्त स्पीड बढ़ रही थी, आप बोलो नहीं मेरी तो ओवरऑल बढ़ रही थी, 1 2 3 4 5, कुछ तो समय लग रहा होगा बढ़ने में, किसी ना किसी इंस्टेंट पर तो तेरी स्पीड कांस्टेंट रही होगी। छोटा सा पल उठा के देखता हूँ उस वक्त तेरी स्पीड क्या रही होगी, कांस्टेंट, क्या रही होगी कांस्टेंट। तो मैंने एक छोटा सा मोमेंट उठाया dt, इस मोमेंट पर करंट कितना था, आपने बोला इस मोमेंट पर करंट था ये I, और जो I उस वक्त क्या था, कांस्टेंट था। कितने टाइम पे, बहुत छोटे से टाइम पे, समझे कि नहीं समझे, इस छोटे से टाइम पे करंट क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ठीक है वो कितना था, आपने बोला I बराबर होता है नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये कैसा करंट है, दिस करंट इज इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट, इंस्टेंटेनियस, और वो क्या होता है I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। उसके बाद जी देखो ये कह रहा कि करंट अगर कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ चार्ज भी रहा होगा। आप बोलोगे ये कैसे पता करेंगे चार्ज क्या रहा होगा, आप बोलोगे I बराबर क्या होता है Q अपॉन टी, हाँ है ना, छोटा सा मोमेंट तो छोटा सा चार्ज, हाँ है ना। तो इस हिसाब से dq बराबर क्या हो गया I dt, समझे कि नहीं समझे, dq बराबर क्या हो गया I dt, और dq बराबर I की जगह क्या रख दोगे, I नोट साइन ओमेगा टी, हाँ कि नहीं। अब आपने बोला तो dq बराबर कितना हो गया, I नोट साइन ओमेगा टी dt। पहली बात हम कर क्या रहे, हम कर रहे जी, हम निकाल रहे हैं I एवरेज, है ना, टोटल एवरेज करंट निकाल लेना। टोटल करंट कितना होता है, आप बोलोगे टोटल करंट होता है Q नेट अपॉन टोटल टाइम, हाँ कि नहीं, यही तो होता है भाई। I बराबर Q अपॉन टी, हमें तो एवरेज चाहिए ना, तो हम एवरेज चार्ज निकालेंगे Q एवरेज अपॉन टोटल टाइम, हाँ है ना। तो मुझे निकालना है कुल मिला के टोटल चार्ज, क्या निकालना पहले, टोटल चार्ज, और उस टोटल चार्ज को डिवाइड करना किससे, टोटल टाइम से। तो मेरे पास क्या है, छोटा चार्ज है, पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dq का इंटीग्रेशन करूंगा, इधर भी करूंगा, तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d का इंटीग्रेशन होगा q, हाँ है ना, और यही तो होगा। अब मैं dq की वैल्यू यहाँ उठा के जब रख दूंगा तो कितना आएगा, I नोट साइन ओमेगा टी। अरे भैया एज इट इज़ ना उठा के रख दिया, ये कोई दिक्कत वाली बात तो ना, समझ में आई बात नहीं आई, जुबान ना, अच्छा भाई साहब देखो कराना तो पड़ेगा, समझो रहा जो मैंने शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, I नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, I नोट आ गया बाहर,
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, आपने बोला कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अंदर ये लिमिट रख लिया आपने, लिमिट रखने के बाद ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद आई नॉट ओमेगा टू की देखो हमने ये वैल्यू रख दी 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई अपॉन टी थी, टी चला गया ऊपर, तो आई नॉट टी अपॉन 2 पाई कोस, हमने यहाँ वैल्यू रखी किसकी, हमने ओमेगा की वैल्यू रखी थी। अब ओमेगा की जगह हमने क्या कर दिया, हमने रख दिया 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना, इंटू में क्या टी से कटा टी है ना, तो 2 पाई कोस 2 पाई माइनस कोस 0, ठीक है ना। तो ये हो गया कुल मिलाए, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 0 कितनी होती है 1 बीच में माइनस था, ठीक है ना। उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज़ रही। अब आप करोगे क्या, आपने देखा 1 - 1 कट के क्या हो गया 0, तो नेट चार्ज कितना है 0, और आई एवरेज बराबर कितना आएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 0, समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गई बात। तो आई एवरेज कितना हो गया 0 हो गया फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है। उसके बाद आती है बात हाफ साइकिल, कितने साइकिल की, हाफ की। तो मुझे ये बताओ, जब तुमने इंटीग्रेशन किया था, यहाँ इंटीग्रेशन किया तो टाइम की लिमिट क्या ली 0 से t टाइम, क्योंकि हम किसके लिए देख रहे थे, कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन अगर मैं हाफ साइकिल की बात करता तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी 0 से t/2, समझ में आ गया ना। अगले वाले में बिल्कुल सेम हालात हैं, मैं एक सेकंड बस यहीं पे आऊँगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है, डी क्यू बराबर आई डी टी, डी क्यू बराबर वैल्यू रख दी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा, इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेशन में तुमने लिमिट क्या ली t/2 और ये 0, समझे कि नहीं समझे, 0 से t/2, ओके। उसके बाद सेम काम किया, फिर आपने वही वैल्यू रखी, ठीक है ना, 2 पाई बाई टी किया। उसके बाद क्या किया, वही सेम चीज़, लेकिन यहाँ क्या आया कोस पाई, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद आपने जैसे ही देखा तो यहाँ -1, अब लेकिन 0 नहीं, अब हुआ 2। तो ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल मतलब ऊपर के लिए, या सिर्फ नीचे, या तो इसके लिए या फिर इसके लिए। क्या इसका एवरेज 0 हो सकता है, आप बोलोगे नहीं होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा, आपने बोला सोल्व करने के बाद इतना कुछ आया, समझ में आ गया ना। ये कट पिट के आप देख लेना, ओके। चलो जी, तो ई एवरेज कह लो, आई एवरेज कह लो, बात एक ही है, ओके। इसे सोल्व करने के बाद था 0.637। चलो अब यहाँ से देखो जी, डिफाइन RMS, यहाँ से सारी कहानी यहाँ से, बेटा देख चुपचाप बैठ जा बिल्कुल, अब आ जाओ सुनो। सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है RMS से, ठीक है ना। RMS सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है। तो RMS रूट मीन स्क्वायर, मैंने कल ही बताया था, रूट मीन स्क्वायर, कल मैंने इसका बेसिक बता दिया था ना, कि एक्चुअल में बात ये हुई, हम करना चाहते हैं AC को मेज़र, क्या करना चाहते हैं, AC को मेज़र। लेकिन AC को मेज़र करना कोई आसान बात नहीं था, क्यों, क्योंकि AC पर मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो किस पे काम करता था, मैग्नेटिक फील्ड पे। और वो भी कैसे मैग्नेटिक फील्ड पे, कांस्टेंट, मतलब एक ही डायरेक्शन, कांस्टेंट प्लस डायरेक्शन वाला, जिसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो और वैल्यू भी फिक्स हो लगभग, ठीक है ना। उस पे काम करता था कौन, मूविंग कॉइल, ठीक है ना। लेकिन AC करंट कैसा है, ऑल्टरनेटिंग, टाइम के साथ साथ क्या चेंज करता है, वैल्यू भी चेंज करता है, चलो वैल्यू देख लें, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज करता है। अब जब वो समय के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा, वैल्यू भी चेंज करेगा, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का जो वो था, कोयल थी, वो इधर को घूमे या इधर को घूमे, समझे कि नहीं समझे। 1 सेकंड में AC ने अपनी वैल्यू बदली 50 टाइम्स, समझे कि नहीं समझे, कितनी बार बदली, 50 टाइम्स। तो इसका मतलब उसको, अब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोयल है, उसको भी अपनी डायरेक्शन कितनी बार बदलनी पड़ेगी, 50 टाइम्स। कितने सेकंड में, आप बोलोगे 1 सेकंड में। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये एक नहीं, तो आप बोलोगे इसका मतलब AC को आप मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल, मतलब टॉर्क पे काम करता है, वो बात अलग है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से काम करता है। तो आप बोलोगे क्या AC को इससे मेजर हुआ, आपने बोला नहीं हुआ। इसका मतलब AC करंट को मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो हम AC को एक नए इफेक्ट से मेज़र करते हैं। तो मैं एक बात हूँ, कोई भी चीज़ मेज़र करनी हो, आपको किसी ना किसी इफेक्ट से मेज़र करनी पड़ती है। जैसे क्या, जैसे मान लो मैं पूछना चाहता हूँ तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तो मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा, तुम्हारा वो इफेक्ट देखना पड़ेगा, मानते नहीं मानते। मैंने कहा तुम्हें कितनी ताकत है, तुमसे वेट उठवाना पड़ेगा। तो इफेक्ट से मेज़र की जाती है वैल्यू हमेशा, ठीक है ना। किसी भी आदमी की वैल्यू हो, वो उसके इफेक्ट से ही पता चलती है। जैसे क्या, मान लो तुम्हें खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, तो वहाँ तुम्हारी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, समझ में आ रही है ना। तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तो वहाँ तुम्हारी कुछ और वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे AC को मेज़र करने का इफेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे वो हमने उसको हीटिंग इफेक्ट से मेज़र किया। कौन से इफेक्ट से, हीटिंग इफेक्ट से। बोर्ड में खूब आया हुआ सवाल है, AC को किस इफेक्ट से मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे हीटिंग इफेक्ट से मेज़र करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है, नोट में मैंने सबसे पहले ये लिखा, इट मेजर्ड बाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ DC, अब मैं कहता हूँ कैसे, आपने क्या DC को मेज़र किया, आप बोलोगे जी DC को मेज़र किया, कैसे किया, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से किया। क्या आप अगर DC मेज़र कर सकते हो तो AC कर सकते हो, आप बोलोगे कैसे मेज़र करें जी, इफेक्ट से मेज़र करो। इफेक्ट से कैसे, आप एक काम करो, मैं तुम्हें बिल्कुल सेम एग्जांपल देता हूँ भाई, कि आपको 1 kg, इधर भी 1 kg, ये भी पानी दिया
और ये भी पानी दिया, ठीक है ना। मैंने कहा इसको 1 मिनट में 100 डिग्री गर्म करना है, 1 मिनट में 100 डिग्री, इसको भी उतना ही टाइम दिया, इसको भी इतना ही टाइम दिया। मतलब मैंने तुमको दोनों चारों पांचों बच्चों को सबको सेम टेस्ट दिए, ठीक है ना। सेम टेस्ट में मैंने क्या कहा, सबको टाइम भी बराबर दिया, टेस्ट भी सेम दिया। अब मैं तुमसे कहूँगा जिसके नंबर 90, एक के नंबर 60, 70, एक के नंबर 50, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 90 वाले की, क्योंकि सबके पास समय भी सेम था, है ना, काम भी सेम था, टास्क सेम था, समय सेम था, लेकिन बात यह है कि सबसे पावरफुल 90 वाला निकला। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं DC से काम कराऊँ, ये DC से काम कराऊँ और AC से भी काम कराऊँ और DC और AC की वैल्यू सेम हो, इसका मतलब 1 मिनट में ये जो 1 kg पानी गर्म होगा, 1 मिनट में जो 1 kg पानी गर्म करना है, टास्क है 100 डिग्री करो। DC ने कर दिया, DC ने कर दिया, AC नहीं कर पाया। तो आप क्या कहोगे, अभी AC इतना नहीं है जितना DC है। समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है ना। तो इससे क्या होगा, अभी AC DC से कमज़ोर है, हाँ है ना। अब आप क्या करोगे, आपने AC की वैल्यू फिर बढ़ाओगे थोड़ी सी। अब आपने कहा जी इसने 1 मिनट में 90 डिग्री सेल्सियस तो गर्म कर दिया, तो आप बोलोगे भी थोड़ा सा और कमज़ोर है, पक्का ना। अब आपने और बढ़ाया, तो आपने कहा अब जितना DC है पक्का उतना AC है। क्यों, क्योंकि इसने भी 1 मिनट में अब 100 डिग्री इसको हीट कर दिया। समझे कि नहीं समझे। तो DC बराबर किसके हो गया, AC के। तो आपने DC का कौन सा इफेक्ट लिया, हीटिंग, और आपने AC का भी कौन सा इफेक्ट लिया, हीटिंग। समझे कि नहीं समझे, दोनों से आपने हीट करवाया, दोनों ने इक्वल टाइम में इक्वल हीट कर दिया। तो आप कहोगे दोनों की वैल्यू सेम है। मानते नहीं मानते, दोनों को मैंने टेस्ट दिया, दोनों को 1 घंटा दिया, दोनों के नंबर सेम आए, तो मैं कहूँगा दोनों की वैल्यू सेम है, पक्का ना। तो अब मुझे क्या मेजर करना आता था, मैं कहूँगा मुझे तो DC मेजर करना आता है। और जब DC ने भी उतना काम करा, AC ने भी उतना ही काम करा, मुझे कौन मेजर करना आता है, DC। कौन चैप्टर से, 4 चैप्टर से, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से। आता है नहीं आता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू DC की रही होगी वही वैल्यू किसकी रही होगी, AC की। तो सही मायने में क्या आपने AC मेजर किया, आप बोलोगे नहीं हमने मेजर तो DC ही किया, लेकिन दोनों के काम बराबर थे इक्वल समय में, इसलिए दोनों की वैल्यू भी बराबर थी, ठीक है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, आ जाओ। उसके बाद क्या था, देखो जी, द वैल्यू ऑफ DC which produce same heating effect as produced by given AC। समझ में आया ना। वो वैल्यू DC की जो सेम इफेक्ट दे, कैसे, जो AC ने दिया। समझ में आया। आपने AC का भी इफेक्ट देख लिया, DC का, दोनों के इफेक्ट सेम होने चाहिए सेम टाइम में, ठीक है ना। when passed फॉर सेम टाइम के लिए कोई काम करवाया जाए तो दोनों के इफेक्ट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। कौन से इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। समझे कि नहीं, दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, पक्की बात है ना। तो इसने कहा क्या सेम होंगे, आपने बोला हीट दोनों की सेम हो जाएगी। हीट ही क्या है, एनर्जी, हीट ही क्या है, तो दोनों की एनर्जी क्या कहलाएगी, सेम कहलाएगी। मानते नहीं मानते, आ जाओ। तो कह रहा IRMS बोलते हैं इसको, RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या बोलते हैं, IRMS कहते हैं, या आई वर्चुअल भी कहते हैं, या इफेक्टिव भी, क्योंकि इसका इफेक्ट उतना ही है और ये कोई एक्चुअल नहीं है, ये एक वर्चुअल हमने मानी है, इसे बोलते हैं IRMS भी। ओके, अब कहता है मीनिंग ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट। मैंने बताया था R का मतलब रूट, इसका M का मतलब मीन और इसका मतलब स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर किया, कर दिया सबका स्क्वायर, उसका क्या निकाला, मीन निकाला। अब उस मीन का क्या कर दिया, रूट कर दिया। समझ में आया। तो क्या किया, सबसे पहले मीन किया, फिर उसका आर ऐसा ना बाद में, तो सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर उसके बाद मीन निकाला और उसके बाद रूट किया, है ना, RMS। तो बिल्कुल उल्टा कर दो, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मीन और मीन का रूट, ठीक है ना। अच्छा, तो अब है रिलेशन बिटवीन RMS, वर्चुअल कह लो इफेक्टिव कह लो, एक ही बात है। RMS, इफेक्टिव और वर्चुअल तीनों एक बात होती है, ठीक है ना। रिलेशन बताना है IRMS में, I इफेक्टिव में, या I वर्चुअल में, और किसके बीच में, I नोट। समझ गए ना, पीक वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे I बराबर होता है I नोट साइन ओमेगा टी, ये किसका रिलेशन है, ये इंस्टेंटेनियस और पीक का रिलेशन है। मुझे कोई ऐसा रिलेशन दो जो IRMS के बराबर में I नोट आ जाए। समझे कि नहीं समझे, ऐसा कुछ रिलेशन चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं इस रिलेशन को। तो सबसे पहले क्या करें भाई साहब, आप बोलोगे देखो जी हमें एक करंट पास कराना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो हीट करेगा, हाँ है ना। पहले पास करा लें DC या AC, एक ही बात है। फिर हम कराएंगे उससे दूसरे वाला, पहले अगर DC कराया तो क्या कराएंगे AC।
और AC जो हमने करंट पास कराया उसने भी उतनी ही हीट पैदा करनी है, मानते नहीं मानते, और इन दोनों हीट को क्या कर देना, आपस में इक्वेट कर देना, मानते नहीं मानते, पक्का ना, क्योंकि हीट तो ये दोनों बराबर ही होंगी, काम तो इन दोनों ने बराबर ही करा। तो कह रहा सपोज I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी पासिस थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R। कह रहा है कि ये करंट पास किया एक सर्किट से जिसका रेजिस्टेंस था R, कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए। तो कह रहा हीट प्रोड्यूस इन स्मॉल टाइम कितनी हो, dH बराबर I स्क्वायर RT। हाँ है ना, समझ में आई बात, नहीं आई, इतनी हीट पैदा होगी, ये तुमको पता है ना हीट का फॉर्मूला। चलो तुम्हें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की एनर्जी है और एनर्जी हीट है, तो H बराबर हो गया पावर इंटू टाइम। P बराबर होता है VI और ये हो गया T, तो H बराबर हो गया VIT। V बराबर होता है IR और I है ही तो T, तो I स्क्वायर RT बराबर H। हाँ है ना, थोड़े से टाइम में थोड़ी सी हीट, तो T की जगह क्या आएगा, dt। हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो DH बराबर हो गया I स्क्वायर RDT। तो हीट प्रोड्यूस इन कंप्लीट साइकिल, आपने बोला थोड़े से समय में इतनी, तो आप बोलो एक कंप्लीट समय में कितनी, आपने बोला H बराबर होगा, अब तो H कर देंगे ना, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो H बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 कंप्लीट साइकिल के लिए, और ये वो वैल्यू है, ठीक है ना। अब आप कहोगे मान लो सेम हीट मुझे पैदा करानी है दूसरे से, ये किससे पैदा कराई आपने, AC से, अब आपको करानी किससे, DC से, ठीक है ना। तो सेम हीट प्रोड्यूस इन द सेम टाइम, ये आपने जो काम कराया है DC से कराया। आप बोलोगे ठीक है जी करा दो DC से भी, तो जब तुम DC से काम कराओगे तो टोटल हीट बराबर क्या होगी, कितनी कंप्लीट टोटल टाइम में, ई का आप बोलोगे I इफेक्टिव का स्क्वायर, हाँ है ना, और R इंटू dt। लेकिन वो तो टोटल टाइम में कर दे, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं dt वाली, तो आप बोलोगे इसका H बराबर क्या हो जाएगा, I इफेक्टिव R dt, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। चलो दो, अब आप बोलोगे इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आप जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या, ये वाली आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अब देखना जरा यहाँ, तो I इफेक्टिव RT ये वाला इक्वल टू होगा इसके क्या, I स्क्वायर RDT, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या, तुम्हें तो हमें तो IRMS I इफेक्टिव I वर्चुअल निकालना, तो हमें तो इसे अकेला छोड़ना पड़ेगा। किसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे हमें I इफेक्टिव को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दे स्क्वायर, ये R से गया R, हाँ है ना, R से गया R। अब आपने बोला तो इसका मतलब T आ गया है डिवाइड में, तो T आ गया है डिवाइड में, तो 1/T I नोट स्क्वायर, ठीक है ना, और ये इसका हो गया dt। अब T I स्क्वायर dt, I की वैल्यू क्या होती है, चलो पहले एक बात बताओ, इसे मैं स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है ना, इधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा, ठीक है ना। तो I इफेक्टिव कह लो, IRMS कह लो, √1/T, और ये तो है इंटीग्रेशन में। अब आपने क्या करा, I की वैल्यू रख दी, कौन सी वैल्यू रख दी, ये वाली I नोट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर में रख दी, कोई दिक्कत वाली बात तो ना बेटा। अब आपसे कहूँ कि I नोट कॉन्स्टेंट है, तो I नोट आ गया बाहर, और अपोन में क्या है 2t इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्या होता है, आपने बोला 1 - cos 2 ओमेगा टी, ये बात तुमको पता है ना पक्का, तो 1 - cos 2 ओमेगा टी इंटू dt। चलो जी, उसके बाद क्या, आप बोलोगे 1 dt, 1 का अलग इंटीग्रेट करो, इसका अलग इंटीग्रेट करो, पक्का ना। तो dt के अंदर मल्टीप्लाई करी तो कितना हुआ 1 dt, और 1 dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t, और इसका इंटीग्रेशन होएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, हाँ है ना। अब आपने कर दी भाई लिमिट रख देना, अब तो उसके बाद तो बड़ा आसान बात है, अब तो लिमिट रखनी डायरेक्ट, ठीक है ना। लिमिट रखाते हम यहाँ पहुँचे, हमने देखो ओमेगा की जगह क्या रखा, 2π/t रखा था, ठीक है ना, t से कटा t, तो कितना हुआ 2, ओमेगा की जगह होगा 2π, और ये 2 ऑलरेडी था, तो कितना हो गया 4π, और वहाँ कितना हो गया 0, समझे कि नहीं समझे। sin 4π कितना होता है, आपने बोला जो sin 2π होता है वही 4π होता है, ठीक है। तो sin 2π मतलब 360, जो sin 0 वही 360 है, तो इसका मतलब ये हो गया 0 sin, अरे है ना, sin 0 0, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा ना। तो ये पूरा वाला पार्ट कितना बन गया, 0 बन गया, तो कितना हो गया I नोट स्क्वायर 2t इंटू टी, ये मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है, देख लेना, ठीक है ना, कि sin 4π कैसे 0 होगा, ओके। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा रिजल्ट, तो t से गया t, तो I इफेक्टिव या IRS बराबर आ गया I नोट स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और इसका क्या था रूट, इसका क्या था, तो कितना आ गया I नोट, वो तो खत्म हो गया है ना, और ये आ गया रूट, समझ में आ गई बात तुमको। तो ये IRMS आज से तुम्हारे लिए क्या हुआ, आज से हमारे लिए IRMS हुआ I नोट अपॉन √2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन RMS एंड पीक वैल्यू, RMS एंड पीक वैल्यू, समझ में आया नहीं आया। तो अगर मैं तुमसे कहूँ किसी की RMS वैल्यू 220 वोल्ट है, कितने वोल्ट है 220, ये IRMS है, तो बताओ I नोट कितना होगा, तो आप बोलोगे I नोट बराबर होता है IRMS इंटू √2।
तो इसे मल्टीप्लाई करके आता है 311 वोल्ट, ठीक है ना, 311 वोल्ट। ओके चलो जी ठीक है। और थोड़ा सा और अगर इसको हम सोल्व करें 1/√2 को, तो ये आता ही ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। चलो तो कह रहा AC करंट, ऐसे कर लूँ, एक सेकंड रुको। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर जनरली मेजर्ड इन RMS। जो हम मेज़र करते हैं ना वो RMS ही मेज़र करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हमारे जो घरों में सप्लाई आ रही है ना, AC आ रही DC, आप बोलोगे AC कितने वोल्ट, 220 आ रही, वो RMS वैल्यू आ रही है। हमारे में वो क्या मेजर करके बता रहा, RMS। वो हमें पीक नहीं बता रहा ना इंस्टेंटेनियस बता रहा, वो हमें क्या बताता है, RMS। तो हमारे हाउस होल्ड में जो सप्लाई है वो कितनी है, 220 है, तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, 311, ठीक है ना। कह रहा बोथ AC एंड DC आर मेजर्ड इन एम्पियर, समझ में आया ना। लेकिन उनके मेथड मेजर करने के क्या है, डिफरेंट है। DC को मेजर किस इफेक्ट से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाले इफेक्ट से, और AC को मेजर करते हैं हीटिंग इफेक्ट से। समझे कि नहीं समझे, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। उसके बाद तीसरी बात कहता है क्या, तीसरी बात कहता है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर मेजर्ड बाय AC एमीटर। देखो AC करंट और वोल्टेज को AC एमीटर से नापते हैं, और DC वाले को AC वोल्टमीटर, बिकॉज इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग करंट। समझ में आया ना, क्योंकि AC से क्यों, आप बोलोगे क्या जो AC को नापने वाली डिवाइस है क्या, सॉरी जो DC को नापने वाली डिवाइस है क्या वो AC को नाप देगी, आप बोलोगे नहीं, वो DC को ही नापेगी। क्यों, क्योंकि DC होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये होता है हीटिंग इफेक्ट, पक्का ना। तो इसके लिए कौन सा मीटर होता है, आपने बोला इसके लिए AC एमीटर अलग होता है, और DC के लिए तो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो कह रहा बिकॉज दे आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो जो AC मेजर करते हैं उसे बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट AC करंट को मेजर करें उन्हें बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आई बात, नहीं आई, पक्की बात है ना। चलो तो उसके बाद अब बात आती है फेजर डायग्राम की। किसकी बात आती है, फेजर डायग्राम की। पहली बात, फेजर डायग्राम होता क्या है, चलो एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। फेजर या फेजर डायग्राम, देखो फेजर्स क्या होते हैं और फेजर डायग्राम क्या होता है। देखो जी पहली बात, जो आपकी करंट होता है ना, करंट या CURD, हाँ करंट, और ये जो वोल्टेज होते हैं इन्हें हम फेजर्स बोलते हैं, ठीक है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, फेजर्स। लेकिन सवाल ये उठता है ऐसा क्यों, मेरी बात सुनो। जो AC करंट है ना, AC करंट में ऐसा नहीं है कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। आज तक हमने ये सीखा है कि वोल्टेज है तो करंट भी होगा, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं है AC में कि वोल्टेज जिस फेज़ में होगा उसी फेज़ में करंट होगा। ये दोनों अलग अलग फेज़ में होते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लो यार, मैं वीडियो में क्या कहूँ, सुनो मेरी बात। जैसे एक्चुअल में ऐसा होता है, फेज़ समझते हो ना, फेज़ में कैसे कि जैसे एक रिश्ता है, वो रिश्ते में 2 मेंबर हैं, ठीक है ना, 2 मेंबर हैं, क्या दोनों मेंबर शुरुआत में सेम फेज़ में होते हैं क्या, या उनके फेज़ अलग अलग हो सकते हैं ना, क्या पता तुम जैसा फील करते हो उसे तो पता भी नहीं इस बात का, मानते नहीं मानते। तो आप बोलोगे इसका मतलब रिश्ते में 2 हैं V और I, लेकिन V अलग फेज़ में, I अलग फेज़ में, V को I का पता ही ना। फेज़ का मतलब वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुझे, ठीक है ना, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ चीज़ें कहानी से समझ में आती हैं, किससे, कहानियों से। तो आप बोलोगे इसका मतलब वो उस फेज़ में नहीं है। अच्छा देखो क्या, जैसे मान लो एक व्यक्ति उम्मीद करता है कि वो सुबह को मुझे गुड मॉर्निंग एक बार विश कर दे, दूसरे व्यक्ति को ऐसा कुछ पता ही नहीं, उसमें इतनी अकल ही नहीं है, तो आप बोलोगे इसका मतलब वो सेम फेज़ में नहीं है। लेकिन सुनो, अब मान लो एक नाम है हमारा पिंकू, एक नाम है हमारा पिंकी। अब पिंकू पिंकी दोनों भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब इतने अच्छे दोस्त हैं, चलो मैं इनका डायग्राम बनाता हूँ, कितने अच्छे दोस्त हैं, वेव डायग्राम बनाता हूँ। तुम वैसा मत सोचिए, वैसे डायग्राम बनाऊँगा मैं कुछ। अब मैं कहता हूँ जी ठीक है, पिंकू सुबह उठा, पिंकी भी सुबह उठी, दोनों ने गुड मॉर्निंग विश किया, ठीक है ओके। ये भी बस स्टैंड पहुँचा, वो भी बस स्टैंड पहुँची, ठीक है ना, क्या दोनों सेम फेज़ में। वो भी स्कूल पहुँच गई, ये भी सेम स्कूल पहुँच गया, लंच हुआ, ठीक है। अब उसके बाद छुट्टी, ट्यूशन, समझे कि नहीं समझे, आप बोलते बिल्कुल सेम फेज़ में चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन मान लो इनके गुट बज गया आपस में एक दिन, ठीक है ना, गुट बजते रहते हैं। अब इन्हें गुट बज चुका, अब भाई साहब वो है गुस्से में, अब वो स्कूल नहीं आई। अब ये है आपका पिंकू बेचारा वेट कर रहा है आपकी पिंकी। अब पिंकू बेचारा इस यहाँ स्टैंड पे पहुँचा, भाई बस आई, वो नहीं आई। अब यहाँ वो पहुँच गया, ठीक है ना, गाड़ी आई लेगी, स्कूल पहुँच गया, लंच सब कुछ हो गया, साइकिल स्कूल ही ख़त्म होगी। अब ट्यूशन के लिए निकल गया, अब वो ट्यूशन के लिए निकलेगा, मुझे समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है ना। तो आप ये बताओ मुझे, क्या ये सेम फेज़ में, डिफरेंट फेज़ में, डिफरेंट। आ जाओ दूसरा एक और सुनो। मान लो आज उसका मूड बहुत ख़राब है पिंकी का, आज वो चिंकू के साथ जाएगी, पिंकू के साथ नहीं जाएगी, बाइक से अलग से। तो पिंकू बेचारा बस से पहुंच भी गया। अब ये यहाँ से चली है, समझ गए ना,
किसके साथ? आप बोलोगे चिंकू के साथ। समझे कि नहीं समझे? तो अब कौन सेम फेज में है? चिंकू और पिंकी। समझ में आ गई बात तुमको? लेकिन पिंकू अलग फेज में है। समझ में आ गया ना? जब ये बढ़ा तो पिंकी को तो पता भी नहीं था। समझे कि नहीं समझे? वो स्कूल पहुंच भी गया, ये बाबूजी सो के बिना उठी अभी तक। समझे कि नहीं समझे? ये अब चली, वो पहुंच भी गया, तो क्या सेम फेज में हुए? तो सेम फेज का मतलब होता है जब हम जीरो पर, जब मैं जीरो तो तू भी जीरो, जब मैं मैक्सिमम तो तू भी मैक्सिमम, मैं जीरो तू भी जीरो, मैं नेगेटिव तो तू भी नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? होता है सेम फेज में होना। पक्का? जो हालात तेरे वही हालात मेरे। तो मतलब वी और आई। हाँ ठीक है, और तो मतलब ये हो रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया अंजलि, तेरा तोड़ नहीं। हाँ बात सही है तेरी, बिल्कुल समझ आया। तो चलो आ जाओ बेटा। तो कह रहा है ये जो फेजर्स हैं वोल्टेज और करंट, ये दोनों हर वक्त सेम फेज में नहीं हो सकते। समझ गए ना? सेम फेज आदमियों वाली बात है, बिल्कुल सेम फेज में नहीं हो सकते। तो आप बोलोगे इसका मतलब जी आगे पीछे हो सकते हैं, क्या पता वोल्टेज बहुत आगे बढ़ चुका और क्या पता करंट हो ही ना अभी। हाँ है ना? हो सकता है, क्या दिक्कत है? क्या पता करंट उसके पीछे हो या करंट उससे आगे हो। मानते नहीं मानते? तो इसे बोलते हैं डिफरेंट फेज में होना। ठीक है ना? और फेज, वो अलग फेज है, मैं अलग फेज में, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है उसे ही बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं? फेज एंगल। देखो जी, जैसे मान लो मैं कहता हूँ मैं तुझसे बहुत आगे हूँ, अभी तो बच्ची है मेरे सामने, मैंने ये बात बोली है, मान ले तू मेरे सामने बच्चा है, अभी मैं तेरे से बहुत आगे हूँ, तो क्या मैंने तुझसे कहा कि मैं तुझसे 100 मीटर आगे हूँ और तुम मुझसे भी मतलब जीरो पे है तो मैं 100 मीटर पे हूँ? मैंने तुझसे ये कहा कि मैं तुझसे बहुत आगे हूँ का मतलब है मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ, तुझसे नॉलेज में ज़्यादा हूँ, इस तरह से आगे हूँ। हाँ, मतलब आगे होने का मतलब यही नहीं होता डिस्टेंस में आगे हूँ। हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो ऐसे वोल्टेज और करंट में भी आगे पीछे होता है। कैसे? आप वोल्टेज ने बोला मैं तुझसे आगे हूँ, तो इसका मतलब ये ना वोल्टेज करंट से 100 मीटर आगे है, इसका मतलब है वोल्टेज करंट से एंगल में आगे है। समझे कि नहीं समझे? तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एंगल्स में होता है। पक्की बात है ना? तो अगर मैं तुमसे कहूँ, क्या हुआ? अगर मैं तुमसे कहूँ कि वोल्टेज आगे है तो इसका मतलब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं कहूँ करंट पीछे है, इसका मतलब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया ना? और कौन उसी एंगल को क्या बोलते हैं? फेज एंगल। उसी एंगल को क्या बोलते हैं? फेज एंगल। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ तुम मुझे, एंगल मैंने जिक्र किया एंगल, एंगल किसके बीच होता है? आप बोलोगे एंगल्स, जो एंगल होता है वेक्टर्स के बीच होता है। मानते नहीं मानते? किसके बीच होता है? वेक्टर्स के। क्या तुमने सुना है कि मैं 2 किलो लड्डू मम्मी लाई, 3 किलो लड्डू पापा लाए? बताओ कितना एंगल बना? एंगल जाए बाहर में तुम्हें खाने से मतलब है, एंगल तुम सोचोगे ही नहीं। हाँ है ना? लेकिन अगर बात करूँ डिस्टेंस या वेक्टर की, जैसे मैंने कहा तुमसे 5 न्यूटन फोर्स ये लगी, 5 न्यूटन फोर्स ये लगी, बताओ कितना एंगल बना? आप बोलोगे दोनों के टेल ज्वाइन कर दो तो एंगल कितना बना? 90। अब बन सकता है ना एंगल? तो जब एंगल बन सके तो वो वेक्टर, और जब एंगल बन ही ना सके वो स्केलर। तो इसका मतलब एंगल किसके बीच में होता है? आपने बोला एंगल जो होता है वेक्टर्स के बीच में होता है। समझे कि नहीं समझे? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा वोल्टेज करंट से आगे है, किसमें? एंगल में तो आगे होगी। तो इसका मतलब मुझे वोल्टेज को और करंट को यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? वेक्टर मानना पड़ेगा। क्या वोल्टेज और करंट वेक्टर होते हैं? नहीं होते। लेकिन फेजर डायग्राम को इंडिकेट करने के लिए मुझे इन V और I को कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? एज आ वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात तुमको? तो कह रहा अ रोटेटिंग वेक्टर, पहला ही वर्ड क्या आया? अ रोटेटिंग वेक्टर। तो फेजर्स क्या होते हैं? पहली बात फेजर ही कर रहा हूं मैं। फेजर्स होते हैं एक रोटेटिंग वेक्टर। जैसे घड़ी है ना, घड़ी की सुई में छोटी और बड़ी सुई, मतलब मिनट हैंड और मिनट हैंड और आर एंड जो होती है, क्या वो हमेशा सेम फेज में होती है? अलग अलग। आप बोलोगे कई बार छोटी आई, कई बार बड़ी आ गई। हाँ है ना? तो इसी तरह से ये होता है। अब वो वेक्टर तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई बार 90 डिग्री एंगल होता है, 9 बज गए है ना, 3 बज गए 90 डिग्री एंगल, कई बार जीरो एंगल भी होता है, 12 बजे एग्जैक्ट 6 मतलब समझ रही है ना, 12 बजे हो गए, 6:30 बजे, इस तरह से कुल मिला के बीच में 0 डिग्री के आसपास होता है। तो ये रोटेटिंग वेक्टर होते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दैट रिप्रेजेंट साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटी। मतलब साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटी मतलब V और I तो चेंज होते हैं ऐसे, तो जो V और I को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा सपोज दिस रोटेटिंग वेक्टर रेडियस वेक्टर इज रोटेटिंग विद इन सेम एंगुलर वेलोसिटी। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। सुनो मेरी बात, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। क्या होती है? ओमेगा। मैं तुमसे कहता हूँ V बराबर, अच्छे से सुनना मेरी बात को, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। कुछ चीज़ें समझाने से ऐसे समझ में आएंगी। I बराबर होता है I नोट
साइन ओमेगा टी। क्या दोनों सेम फेज में अलग फेज में? तो आप बोलोगे मेरी बात सुनो, सेम फेज का पता कैसे चलता है? जब दोनों सेम एंगल पे होते हैं। अब ये बताओ ये कितने एंगल पे है? आपने बोला ओमेगा टी, साइन के बाद जो है वो एंगल होता है। और ये भी कितने एंगल पे है? तो इसका मतलब कैसे फेज में है? सेम फेज में है। समझ में आ गई बात तुमको? और अगर मैं तुमसे कहूँ कहीं लिखा है v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी और i बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो आप बताओ सेम फेज में है? आप बोलोगे नहीं, ये ओमेगा टी पर है तो ये ओमेगा टी प्लस, तो आगे पीछे। तो आप बोलोगे आई जो है वो v के साथ फेज में नहीं है, v से 90 डिग्री अहेड है, v से 90 डिग्री आगे है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका वेक्टर, इसका डायग्राम पता कैसे बनेगा? आप बोलोगे मान लो अगर वोल्टेज यहाँ तो करंट 90 आगे होगा। समझे कि नहीं समझे? ये बस मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, पक्का ना? क्योंकि अब देख v से आगे ना हो गया। अच्छा, अगर ये v है, मुझे ये I मान लिया मैंने, तो क्या डायग्राम सही है? आप बोलोगे इसमें तो I पीछे हो गया। जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज वो होता है पॉजिटिव एंगल, मतलब बड़ा एंगल आगे, और जो क्लॉकवाइज हो वो कैसा होता है? छोटा एंगल, मतलब पीछे। ये नीचे जो एंगल बनते हैं वो होते हैं पीछे, और जो ऐसे एंटी क्लॉक हैं वो होते हैं आगे। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना? चलो तो ठीक है, आ जाओ। सपोज द रोटेटिंग वेक्टर ऑफ रेडियस, चलो रेडियस वेक्टर आप आ जाओ, तुम्हें मैं फेज यहीं आगे ले चलूँ तो मैं तुमको फटाफट देखते हैं, ये तुम लोग पढ़ लेना अपने आप अपने हिसाब से। तो फेज एंगल क्या होता है? फेज एंगल होता है एंगल बिटवीन टू फेजर्स, दो फेजर्स के बीच का एंगल क्या होता है? फेज एंगल, ठीक है ना? अच्छा जी, अब ये फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम कैसे बनता है? एक तो आपको एक्स एक्सिस चाहिए, एक आपको वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। इस पे आप वी और आई कहीं भी बना दो। ये कैसे बना दो? मेरी बात सुनो, मान लो मैं तुमसे कहता हूँ, डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, वी बराबर है वी नोट साइन ओमेगा टी और आई बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी। दोनों आप बताओ सेम फेज में डिफरेंट फेज में? सेम फेज में। सेम फेज में तो दोनों सेम एंगल पे, अलग अलग एंगल पे। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ v यहाँ है तो आई भी कहाँ होना चाहिए? आई भी यहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना? तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। तो बताओ इसके v और i के बीच में फेज एंगल फाई से इंडिकेट करते हैं, कितना हुआ? आप बोलोगे है ही नहीं, जीरो। समझ में आया नहीं आया? पक्का ना? अब मैं तुमसे कहता हूँ दोबारा, चलो दोबारा एक फेजर डायग्राम बनाओ। इक्वेशन में आपको देता हूँ v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बताओ कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सबसे, यहीं बनाता हूँ इसे रफ करके, तो आप बोलोगे सबसे पहले एक्स वाई बनाओ। ठीक है जी, एक्स वाई मैंने बना लिया, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, एक्स वाई। तो बताओ वी में यहाँ बना दूँ? चलो जी बना दिया आपने वी। आई कहाँ बनेगा? आप बोलोगे वी कितने एंगल पे? ओमेगा टी। तो एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कितने एंगल पे? ओमेगा टी पे, ठीक है ना? तो बताओ आई कहाँ होगा? आपने बोला थोड़ा सा आगे, 90 डिग्री आगे। तो v से 90 आगे चलो, आपने बोला 90 आगे मतलब इधर को चलो, तो ये जो यहाँ बनेगा, समझे कि नहीं समझे? ये होगा i। समझ में आया ना? कितना एंगल आगे? आपने बोला फाई एंगल आगे, लेकिन एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये कितने एंगल पे बना? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पक्का ना? और अगर मैं इस एंगल की बात करूँ कि बताओ व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन v एंड i, तो आप बोलोगे ये बताओ फेज डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे 90 मतलब पाई बाई 2। तो ये हो गया आपका फाई, और फाई कितना हो गया? पाई बाई 2। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना? तो ये सीन सारा किसका था? फेजर डायग्राम। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा, यही तुम्हारे ज़्यादा काम आएंगी बातें, ठीक है ना? फटाफट रिवीजन ही कर रहे हैं ना? अब मुझे तुम ये बताओ, इन दिस डायग्राम देखो, क्या हमेशा एंगल पाई बाई 2 आगे हो? आपने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या सेम फेज में? बताओ मुझे दोनों इक्वेशन। ये ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई का सेम फेज में? आप बोलोगे नहीं। कौन आगे है? आई आगे है। कितना आगे है? फाई आगे है। पक्का ना? अगर यहाँ माइनस होता तो आई क्या हो जाता? पीछे। कितना? फाई पीछे, ठीक है ना? चलो जी ठीक है। उसके बाद नोट में मैंने कुछ बात लिखी है, नोट में इस डायग्राम से रिलेटेड बात है कि जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल हमेशा ध्यान रखना v और i के बीच में होता है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ e और i के बीच में होता है। और ये यहाँ वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं। किसकी तरह ट्रीट होते हैं? वेक्टर। यहाँ v वेक्टर है, i वेक्टर है। क्या सच में वेक्टर होते हैं कि नहीं? सिर्फ ये दिखाने के लिए कौन आगे कौन पीछे एंगल्स बताने पड़ते हैं, इसलिए वेक्टर माने जाते हैं, ठीक है ना? चलो जी, और ज़्यादा इसके बारे में बात बाद में कर लेंगे जब ज़्यादा बात आएगी। सुनो, ये e है, ये i है। कौन आगे? i। कितना डिग्री आगे? पाई बाई 2। यहाँ कौन आगे? यहाँ पे ई आगे। कितना आगे? पाई बाई 2। तो ऐसे बोलते हैं करंट लीड्स द ई, करंट लीड्स द ई बाई पाई बाई 2। समझे कि नहीं समझे? ईएमएफ लीड्स द करंट बाई फेज एंगल पाई बाई 2। दूसरा तरीका,
ये आई आगे, आप ऐसे भी तो कह सकते हो जी ई पीछे है तो ई लैग्स बिहाइंड आई बाई पाई बाई 2, समझे कि नहीं समझे। करंट यहाँ देखो करंट पीछे तो करंट लैग्स बिहाइंड द ई बाई पाई बाई 2, समझे कि नहीं समझे। चलो जी एक बहुत अच्छा सर्किट है ये, तुम्हें पढ़ा के फिर छुट्टी करता हूँ आज की। देखो जी ये एसी सर्किट है, फेजर डायग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी यूज़ करता रहूँगा, आगे बहुत सारी बात बताऊँगा इसकी मैं, अभी काम चलाओ बता दिया मैंने, ठीक है ना। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रजिस्टर हो। एक एसी सर्किट क्या होता है, एसी सर्किट वो जिसमें एसी सोर्स लगी हो, जिसमें क्या लगी हो, एसी सोर्स लगी हो, ठीक है। इसमें एसी सोर्स है, एसी सोर्स की पहचान होती है उसमें साइन होता है। जब भी आपसे कहे एसी सोर्स लगाइए तो आपको लगाना ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलो जी एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, रजिस्टर एसी सर्किट ये रहा, रजिस्टर ये रहा, ओनली रजिस्टर, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इससे चलेगा क्या, करंट, पक्की बात है ना, करंट जाएगा इसमें। तो अब मुझे ये बताओ सपोज अ रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स, रजिस्टर कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स, तो ई बराबर कितना है, आपने बोला इतना है। हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई सर्किट सोल्व करना हो तुम्हारा सफ़र रहेगा ई से लेके आई तक, क्यों रहेगा बाद की बात है, पहला सर्किट है। तो अब आपको चाहिए आई, तो आप कहोगे जी ई हमारे पास ये रहा और आई बराबर होता है ई अपॉन आर, हाँ है ना। तो ई हमारे पास क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई आर, तो ई अपॉन आर कितना आ गया, आई नोट, तो आई बराबर कितना हो गया, आई नोट साइन ओमेगा टी। क्यों चाहिए हमें आई, आप बोलोगे अगर हमारे पास ई है तो हमें आई चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें निकालना होगा फेज एंगल, और फेज एंगल ऑलवेज होता है ई और आई के बीच का। तो बताओ मुझे कि यहाँ फेज एंगल कितना, आपने बोला साइन के बाद होता है एंगल, साइन के बाद होता है एंगल, दोनों से तो सेम फेज में होगी, समझे कि नहीं समझे। इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, आपने बोला कौन सी बड़ी बात है, फेजर डायग्राम देखो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, कितने एंगल पे भाई ये ई ओमेगा टी, और आई भी कितने एंगल पे, एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये हो गया ई और ये हो गया आई, कितने एंगल पे, ओमेगा टी हो गया। सब फेजर डायग्राम, समझे कि नहीं समझे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आई बराबर होता है ई अपॉन आर, तो आई बराबर होता है ई अपॉन, तो ई को डिवाइड किसने करा, आर ने, ई को डिवाइड किसने करा, इसका मतलब जब आई की वैल्यू आई तो ई को डिवाइड करने पे आई, तो इसका मतलब आई ई से क्या होगा, छोटा। इसलिए मैंने जब ये वेक्टर लिया तो आई को तो मैंने इतना माना और ई को मैंने बड़ा माना, समझे कि नहीं समझे। चलो ठीक है, उसके बाद मैंने नोट में कुछ बात लिखी है, नोट है पहली बात, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ये रही ई वाली, सेकंड ये रही, ठीक है ना। फर्स्ट आपने ये ग्रीन कर दी मैंने, ठीक है, और ये मैं सेकंड वाली ग्रीन कर दी। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई एंड आई आर इन सेम फेज, समझे कि नहीं समझे, बिकॉज फेज ऑफ ई, फेज कितना है ई का, ओमेगा टी, और फेज ऑफ आई कितना है, ओमेगा टी, तो बोले तो सेम फेज, समझे कि नहीं समझे। मीन्स ऑफ सेम फेज का मतलब क्या होता है, अब देखो इसका मतलब होता है मैक्सिमम भी और मिनिमम भी सेम टाइम पर अटेन करेंगे, समझे कि नहीं समझे। जब तू मैक्सिमम मैं भी मैक्सिमम, तू मिनिमम तो मैं भी मिनिमम, दैट इज कॉल्ड सेम फेज, ठीक है ना। फेजर डायग्राम क्या होगा, बना के दिखा चुका था, सही है गलत है भैया, आई नोट ये रहा, आई और ये, ठीक है ना। ये भी तुमको बताऊंगा कि यहाँ आई नोट क्यों लिया, ये क्यों लिया, ये आई, ठीक है, बाद की बात है, बताता रहूँगा आराम से। चलो वेव डायग्राम क्या होता है, वेव डायग्राम होता है, देखो कोई ऐसा डायग्राम वेव डायग्राम होता है। अब मुझे ये बताओ सेम फेज में है ना, सेम फेज में है, चलो जी मैं शुरू करता हूँ ई से। भाई ई और आई दोनों के लिए डायग्राम है ये, पहले मैं ई से लेता हूँ, ई ये रहा, ई ने अपनी साइकिल कंप्लीट करी, आई भी तो करेगा, हाँ है ना। अब आई करेगा ब्लैक वाले पेन से, ये ई की है, ये बताओ ई बड़ा होता है आई बड़ा होता है, ई बड़ा होता है, तो आई वाला डायग्राम छोटा बनेगा, तो आप बोलोगे आई की वेव छोटी होगी। आई और ई सेम फेज में है, तो इसका मतलब ये इसका मैक्सिमम है, तो इसका मतलब आई भी साथ साथ बड़ा होगा और मैक्सिमम यहीं पहुंचेगा। जब ई मिनिमम तो आई भी मिनिमम, सेम फेज का ये तो फायदा। आप बोलोगे ठीक है, अब ये फिर जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम, तो वो भी जाएगा अपने हिसाब से नेगेटिव मैक्सिमम, वो जीरो, तो ये फिर भी क्या हो जाएगा दोबारा से जीरो, दैट इज कॉल्ड सेम फेज में होना, समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है ना। तो आपने देख लिया है पक्का। ये पूरी साइकिल कितने में होती है, आपने बोला 2 पाई में, तो मिड कहाँ होगा, पाई पे, यहाँ क्या होगा पाई/2, और यहाँ क्या होगा 3 पाई/2। एक साइकिल कितने समय में होती है, आपने बोला समय लगता है टी, हाँ है ना, ये कितना होगा, आधा टाइम होगा, समझे कि नहीं समझे। ये कितना टाइम होगा, t/4, और यहाँ कितना टाइम होगा 3t/4, ये सब लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। ये 0 टाइम, ये आपका t/4 टाइम, ये आधा टाइम t/2, और ये 3t/4 टाइम, और ये टोटल टाइम, समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या हो गया, इसका वेव डायग्राम हो गया। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला ई एंड आई आर जीरो एट सेम टाइम, देख भाई जीरो ना, आई एंड ई आर मैक्सिमम एट सेम टाइम।
तो इट मीन्स ई एंड आई आर इन सेम फेज। समझे कि नहीं समझे? अब एक और आखिरी बात रह गई, अपोजिशन ऑफ करंट या रिएक्टेंस इन द सर्किट। एक बात बताओ तुम मुझे, हमने ई निकाला जी, ई बराबर आया ई नोट साइन ओमेगा टी। हमने आई निकाला, आई बराबर आया आई नोट साइन ओमेगा टी। हमें देखना सर्किट में अपोजिशन कितना, तो आप बोलोगे ई बराबर होता है आई आर, तो आर बराबर होता है ई अपॉन आई, हाँ है ना। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, डिवाइड, साइन ओमेगा टी गया, तो आप बोलोगे अपोजिशन बराबर होता है आर बराबर वी अपॉन आई। वी कहाँ है यहाँ, तो आप बोलोगे भैया दोनों को डिवाइड करोगे तो ई नोट अपॉन आई नोट ना आएगा, तो ई नोट अपॉन क्या आ गया आई नोट, और यही किसकी जगह लेगा आर की। समझे कि नहीं समझे? इसको मैं बहुत अच्छे से आगे वालों में और बताऊँगा, ठीक है। तो चलो ये तो आर बराबर हो गया इतना। अब ये बताओ तुम मुझे आई बराबर क्या होता है, आपने बोला आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये बताओ मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस करंट की, आपने बोला आई नोट। मैंने कहा ऐसे नहीं बताना मुझे, आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब साइन ओमेगा टी कितना होगा 1 क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो साइन ओमेगा टी जब हो जाएगा 1 तो आई बराबर कितना हो जाएगा आई नोट। तो आप बोलोगे मैक्सिमम करंट क्या होगा, आप बोलोगे जब साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जब साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा 1 तो आई कितना हो जाएगा आई नोट, ठीक है ना। बस और तो इसमें कुछ है नहीं, और आई नोट बराबर होता है ई नोट अपॉन आर, तो आर बराबर हो गया ई नोट अपॉन आई। चलो और ये बाद में करेंगे इंडक्टर।